मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, तो पिछले क्लास में वो हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर का। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ पढ़ लिए थे। कोइनिशियल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए थे, या कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। तो आज उसी टाइप्स को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर है? सभी आदमी अपना फुल स्क्रीन कर लो और क्वालिटी बढ़ा लो और बढ़िया से कंसंट्रेट होकर देखो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर कहते किसको? ध्यान से सुनो। कोप्लेनर, हाँ, वेक्टर्स पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू सेम प्लेन। याद करो कोलिनियर में क्या बताए थे, कोलिनियर या पैरेलल में, कि लाइन के रिस्पेक्ट में पैरेलल हो। यहां क्या है कि प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर पैरेलल वेक्टर सब होगा तो उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। या सीधे मुरकटई भाषा में कहो कि वेक्टर सब अगर एक ही तल में होगा, एक ही तल, जैसे बोर्ड हमारा एक तल है, इसमें जितना भी वेक्टर हम लिखेंगे वो सब कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएगा। क्लियर है? हम दोनों बात बोल रहे हैं, पर लिखने तो इसका फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर्स पैरेलल with respect to same plane vectors parallel with respect to same plane, और या they lie in a same plane, or they lie in a same plane called coplanar vectors. कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो वो हमने क्या लिखा है, वेक्टर्स सब पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू सेम प्लेन। सेम प्लेन के रिस्पेक्ट में पैरेलल हो। जैसे देखो यह एक प्लेन है, मान लो, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में जितना भी वेक्टर पैरेलल होगा, जितना भी, उसे ही हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो वही हमने लिखा है कि वेक्टर्स पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू सेम प्लेन, यानी सेम तल के रिस्पेक्ट में पैरेलल हो, या नहीं तो ध्यान से सुनना, और दे लाई बनाता रहता है, दे लाई इन ए सेम प्लेन, यानी वेक्टर सब अगर एक ही तल में होगा, मोटे में समझो यही बात, अगर वेक्टर सब एक ही तल में होगा, प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, तो उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। यानी एक तल में रहने वाले वेक्टर सब को ही हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे फिगर इस बोर्ड पर कोई भी वेक्टर तुम बना दोगे सब कोप्लेनर हो जाएगा। जैसे देखो यह एक वेक्टर है ए वेक्टर, यह है हमारा बी वेक्टर, ये है हमारा सी वेक्टर, ये है हमारा डी वेक्टर। रंग बिरंग का जितना वेक्टर तुम लिखना चाहो, ये सब क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। यानी एक तल में रहने वाले वेक्टर को ही कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तो फिगर से तुम समझ गए। कोप्लेनर वेक्टर के बीच में एक रिलेशन भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। जैसे कोलिनियर या पैरेलल में बताए थे कि कोई एक वेक्टर बराबर स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर, ऐसा अगर संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो वैसे वेक्टर को कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन निकाले थे पिछले क्लास में, ठीक वही बात कोप्लेनर के बीच में भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है। क्या है? जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कि इफ अगर वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन, तब कोई एक वेक्टर ए बराबर x इंटू वेक्टर बी प्लस y इंटू वेक्टर सी, जहां की व्हेयर x एंड y आर एनी स्केलर। देखो वो
अगर वेक्टर ए, बी और सी के साथ कोप्लेनर है, यानी यह तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, तो वेक्टरों के बीच में एक संबंध होता है। क्या जा, ध्यान से देखो, कोई एक वेक्टर बराबर स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर, अब प्लस स्केलर इंटू तीसरा वेक्टर, जहां एक्स और वाई क्या है, कोई स्केलर है। क्लियर हो गया? तो अगर ऐसा संबंध अगर वेक्टर सब अपने बीच में पालन करता है, तो इसका मतलब है कि वह वेक्टर सब जो है सो कोप्लेनर वेक्टर्स है। तुम्हारी बात तुमको क्लियर हो गई होगी। तो यही था कोप्लेनर की कहानी। क्लियर है? जल्दी से इसको 30 सेकंड में नोट करो, तब जस्ट टाइप को हम फिर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर है? 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लेना बुआ, ठीक है? हो गया? नोट कर लिए? मिटा दो इसको। चलो, अब जो हम बताने जा रहे हैं, अब इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं जिस पर काफी प्रॉब्लम बनता है। तुम्हारे एग्जाम में भी काफी प्रॉब्लम इस पर रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। स्थितिक सदिश इसको हिंदी में बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है हम कुछ देर के बाद समझा रहे हैं, पर इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, ध्यान सुनो। इफ ओ बी ओरिजिन एंड पी बी एनी पॉइंट, if O be origin and P be any point, then a vector from origin to point P is called position vector of point P। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर, क्या हम लिखे जाए, ध्यान सुनो। जब भी पोजीशन वेक्टर कोई बोलेगा, ध्यान रखना बुआ, पोजीशन वेक्टर जब भी कोई बोले, हम अपने माथा में ओरिजिन ले आएंगे, मूल बिंदु। तू जानते ही हो ओरिजिन या मूल बिंदु। जैसे यह ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और यह कोई पॉइंट P है। जब ध्यान सुनना, यह कोई पॉइंट P है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट तक, ध्यान सुनना, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो वेक्टर होता है, वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे ओपी वेक्टर अगर हम R ले लेते हैं, R वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ओपी वेक्टर हम ले लेते हैं R वेक्टर, तो यह P का पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, P अपोस्ट में R, यानी P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। इसका मतलब हुआ कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। जब ध्यान से सुनना, हम क्या बोलने जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट होता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का होता है, बिंदु का, और उसका कैलकुलेशन एकदम फिक्स्ड है कि ओरिजिन से होगा, मूल बिंदु से। जब ये कोई पोजीशन, तो दिमाग में ले आएंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है, वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? ओरिजिन से पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है, वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जब ये पी आर लिखे, इसका मतलब पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो इसका मतलब हो गया कि ओरिजिन से पी तक का जो वेक्टर हुआ, ओपी वेक्टर, वो हमारा आर हो गया। तो मैं दो बात एकदम क्लियर तुम लोग कहना चाह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑल्सो ओरिजिन टू पॉइंट, और उसका डायरेक्शन भी हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की ओर होता है। याद रखना,
वेक्टर में डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा मूल बिंदु से पॉइंट की ओर होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लेना, हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होगा, हमेशा ओरिजिन से किधर होगा, पॉइंट की तरफ। ओरिजिन से पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है वही ना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है बुआ। इसलिए जब भी कोई पोजीशन वेक्टर बोलता है, पोजीशन वेक्टर जब भी कोई बोले तो मेरे दिमाग में दो बात आता है। पहला बात, ओरिजिन मूल बिंदु से उस पॉइंट तक का वेक्टर, और उसका डायरेक्शन भी हमेशा किधर होगा, ओरिजिन से पॉइंट की ओर, ओरिजिन से पॉइंट की ओर। पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही कोष्ठ में लिखा जाता है, तो समझ जब पी आर लिखा हुआ समझ गए कि वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है। इसका मतलब हुआ कि ओपी यानी ओरिजिन से पी तक का जो वेक्टर है वो हमारा आर वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। हम डिफिनेशन में वही लिखे हैं हुआ, इफ ओ बी ओरिजिन, अगर ओ ओरिजिन है एंड पी बी एनी पॉइंट, और पी कोई बिंदु है, देन ए वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, तब एक वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट पी की ओर इज कॉल्ड, कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। उसे हम लोग पी का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? आप लोगों को पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत चर्चा करना, जरा ध्यान से सुनो, रंग बिरंग का बात इस पर करेंगे अभी। जैसे कोई लिख देता है पी ए, ऐसे लिख दिया, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यह पॉइंट पी का, चाहे पी लिखे एम ए कोई लिख दिया एम ए, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यह एम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन से ओ से, ओ तो लेना ही है, जब ये पोजीशन वेक्टर कोई बोल दिया तो ओरिजिन लेना ही होगा, तो ओ से एम तक का जो वेक्टर होगा यही ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। हमारी बात तुमको क्लियर हो गई होगी। यानी पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट होता है, मूल बिंदु से, कहां, पॉइंट की ओर। मूल बिंदु से पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की ओर होता है, ओरिजिन से पॉइंट की ओर। तो अब तुम लोग समझ चुका होगा कि पोजीशन वेक्टर का क्या खेला कहानी है। क्लियर है? अब आओ, जब पोजीशन वेक्टर तुम पढ़ चुके हो तो याद करो, पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट क्लास में, याद करना, वेक्टर का पहला क्लास में। तो जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पोजीशन वेक्टर, इस दोनों का तड़का लगाते हैं, इस दोनों के यूज पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, जैसे यहां हम दे दिए क्वेश्चन, एक लिख के बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि इफ ए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन कि ए कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, ठीक है, एंड बी बी और बी बी और बी बी कोई दूसरा वेक्टर है, बी कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है। इफ ए एंड बी बी आर टू वेक्टर, हाँ, इफ ए और बी बी दो वेक्टर है, देन सीधे लिख देता हूं शॉर्ट में, देन फाइंड ए बी वेक्टर। देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए बी वेक्टर निकालिए। हम दो पॉइंट शॉर्ट में लिखे हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं। इफ ए कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड बी कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बी है। जब भी क्वेश्चन लिखे तो पोजीशन वेक्टर वो समझा चुके हैं, तो कह रहा है ए बी वेक्टर निकालिए। तो जरा देखो यहां से, जब ये ए का पोजीशन वेक्टर हम ए देखे, जब ये ए का पोजीशन वेक्टर हम ए देखे, ए का, तो इसका मतलब ओरिजिन दिमाग में लाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन से ही उस पॉइंट तक का वेक्टर होता है। जैसे हम ओरिजिन यहां ले लिए, मान लो ओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ से ए तक का जो वेक्टर हुआ यह ओ ए बराबर, जब बोलना हेयर, यहां पर ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ए वेक्टर। यही ना तुमको समझाया है अभी हम कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट होता है, मूल बिंदु से, ठीक है। और बी वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, तो यहां भी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ, तो इसका मतलब फिर ओरिजिन लेंगे, तो ओ से बी तक का जो वेक्टर हुआ ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर। क्या क्लियर है? क्योंकि ओरिजिन से पॉइंट तक के वेक्टर को पोजीशन बोलते हैं। अब देखो हमको कौन सी निकालना है, ए बी वेक्टर, तो हम ए से बी को मिला देते हैं। देखो हम ए से बी को क्या किए, मिला दिया। हमको यही वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन भी दे दिया, हमको ए बी निकालना है, इसलिए ए से बी को मिला दिया। अब तुम ही बताओ, यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी त्रिभुज तुम देख रहा होगा, लॉन्ग कट बराबर शॉर्ट कट इज इक्वल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तुम लोगों को बताए थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम लोगों को ध्यान होगा, तो करो लॉन्ग कट, यानी ओ ए वेक्टर
अब प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखे हैं, क्लियर है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ओ ए जोड़ ए बी बराबर ओ बी, और यहां से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए उधर लेंगे, और इस प्रकार से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी हमारा क्या है, देखो ध्यान से, ओ बी हमारा बी है, तो बी वेक्टर माइनस ओ ए हमारा क्या है, ए, तो ए वेक्टर। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा ए बी वेक्टर निकल गया। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन समझ में आ गया। अब हम सुनो, इतना काम तुमको समझाने के लिए किए हैं, हम तो चाहते हैं तुम फास्ट काम करो। तुमको हम चाहते हैं कि एकदम देखते ही धड़ाक से जवाब दे दो। अब मेरा ये कहना है बुआ, देखो हमारा कहना क्या है, ध्यान सुनना। यहाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखो मेरा कहना क्या था इसके माध्यम से। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर ए था और बी का पोजीशन वेक्टर बी था, और हमसे कोई ए बी वेक्टर मांग रहा था, ए बी। तो ये सब इतना प्रोसेस यही है, किसी को शॉर्टकट में डायरेक्ट करना सीखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमको ए बी वेक्टर निकालना है बुआ, तो ध्यान सुनो, जब ये तुमको वेक्टर ए बी निकालना हो तो यहाँ देखो ए बी में फर्स्ट कौन है, ए है, सेकंड कौन है, बी है। तो जो सेकंड हो वहीं से यहाँ स्टार्ट करना है, लास्ट से ये स्टार्ट करना है। ए बी में पहला कौन हो गया, ए, और दूसरा कौन हो गया, बी। तो दूसरा जो है वहीं चालू करो, 1 2, यहाँ से 2 1, याद रखना। लास्ट जो हो वहीं से स्टार्ट करो। तो ए बी में लास्ट कौन है, बी है, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, तो बी माइनस, अब पहला कौन हो गया, ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर ए, यानी बी माइनस ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? डायरेक्ट ऐसे देख के लिख दो। ये क्यों होता है, तो इसी कारण ऐसा होता है। अभी 4 लाइन करके तुम जवाब दोगे, उसे देखते ही जवाब दे दोगे, तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? अब इससे कोई पूछता हमको बी ए निकालिए, बी ए निकालिए, बी ए, तो लास्ट कौन है, ए है। देखो जो पहला दूसरा जो अंतिम हो वहीं से शुरू करो, जो अंतिम हो वहीं से शुरू करो, जो अंतिम हो वहीं से शुरू करो। तो अंतिम कौन है, ए है, देख रहे हो। तो ए का क्या पोजीशन वेक्टर है, ए, अब माइनस, अब बी का क्या है, बी, तो यानी ए माइनस बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या तुम लोगों को समझ में आया? जैसे वो देखो, वो पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, वो एम है इसका पोजीशन वेक्टर टी है। तो अगर हम तुझसे पूछेंगे पीएम वेक्टर क्या होगा, बताइए पीएम वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ। ये चीज बता रहे हैं, 3D में काफी इसका यूज होगा, और जल्दी से इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान रखना। पीएम वेक्टर निकालिए। जैसे बताओ लास्ट कौन है, एम, जो लास्ट हो वहीं से शुरू हो, शुरू वाला से नहीं, लास्ट कौन है, एम, तो एम का पोजीशन वेक्टर क्या है, टी, तो टी अब माइनस पहला कौन है, पी, तो पी हो गया टी माइनस आर। इसी में कोई पूछ देगा एमपी वेक्टर निकालिए, एमपी, जो लास्ट हो वहीं से चालू करो। तो लास्ट कौन है, पी, तो पी हमारा क्या है, आर, माइनस एम क्या है, टी, तो आर माइनस टी। क्या इतना एग्जांपल देकर के तुमको क्लियर हो गया होगा? तो अब जब भी अगर पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, डायरेक्ट वेक्टर मांगेंगे तो तुम बता दोगे ना। क्या क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अभी सुनो बुआ, अभी बहुत बात करना है पोजीशन वेक्टर पर, बहुत बात करना हमको है, अभी पोजीशन वेक्टर पर बहुत बात करना है। क्लियर है? यहां तक समझने में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? इसको पहले जल्दी से नोट करो, तो अभी और कुछ बात करते हैं हम, 30 सेकंड के बाद फिर आ रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। क्लियर हो गया होगा? जल्दी से इसको नोट करो। हो गया? क्लियर हुआ? अब इसको मिटा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अभी पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बहुत बतिया रहे हैं तुम लोगों से, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसमें बहुत बात करना है। जस्ट सुनो, उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे कोई पॉइंट दे दिया हमको P, उसका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दे दिया x y z। सुनो ध्यान से, कोई पॉइंट P है, इसका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है x y z। क्लियर है? तुम लोग तो पढ़ा भी होगा 11th में 3 डायमेंशन थोड़ा सा, हालांकि हमको जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, कोई पॉइंट P है, इसका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है x y z। तो इसका मतलब जानते हो, यह भी पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, ध्यान से सुनो, O से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P
यानी ओपी वेक्टर हेयर, यहां पर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यही इसका मतलब है, ये समझना। यानी इसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल वेक्टर। तुम लोग आई जे के बारे में जानते हो, पहले भी बता चुके हैं कि आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, तो एक्स में आई से डाल दिए, वाई में जे और जेड में के। इस प्रकार से ओ से पी तक के वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो आज से जब भी अगर किसी पॉइंट का तुम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट देखना, तो मने मने समझ जाना कि वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का यही वेक्टर है, ऐसे करके आई जे के लगा देना। इसको हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर के नाम से जानते हैं। कौन वेक्टर? 3 डायमेंशनल वेक्टर। क्लियर है? तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी बुआ। अगर आज से अगर कोई दे दे जैसे P4 5 7 ऐसे कर दिया कोई 4 5 7, तो मन ही मन तुम क्या समझोगे? ओरिजिन तो प्रीवियस पोजीशन वेक्टर है, तो ओरिजिन से काम करना है। इसका मतलब हो गया कि O से लेकर P तक का जो वेक्टर हुआ, OP वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j। अगर मान लो यहां -7 डाल दिया तो -7k हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहां 0 रहा तो सीधे 4i प्लस 5j ही रहेगा। क्लियर है? हमारी बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से यहां कोई 7 डाल दिया तो यहां +7k हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी अगर किसी पॉइंट का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दिया रहे, क्लियर है, तो वह उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करने लगता है। यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर हो जाएगा ओपी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यानी एक्स कोऑर्डिनेट में आई सटा देना, क्योंकि एक्स दिशा में आई यूनिट वेक्टर काम करता है। वाई कोऑर्डिनेट में जे सटा देना और के कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में के सटा देना, क्योंकि जेड एक्स की तरफ के यूनिट वेक्टर काम करता है। तीनों को जोड़ देंगे, इसका रिजल्टेंट ओपी वेक्टर हो जाता है। तो क्लियर है? हम जो बोले हैं समझ में आ गया? हमारा कहना है कि जब भी आज से 3 डायमेंशनल पॉइंट कोई दे दे, तो समझ जाना कि ओरिजिन से पॉइंट तक का वो पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, और ऐसे ही करके उस वेक्टर को लिख देना हुआ। क्लियर है? अब थोड़ा अब आगे बढ़ो। कोई कहेगा कि ओपी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, बताइए मॉडुलस। क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर का मॉडुलस खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जब भी 3 डायमेंशनल वेक्टर कोई मॉडुलस पूछे, मॉडुलस माने दूरी, यानी ओ से पी तक की दूरी, उसी को मॉडुलस बोलते हैं। तो हो जाएगा रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और के गुणांक का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। यही मॉडुलस होता है, ध्यान रखना। रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका मॉडुलस हो गया। मॉडुलस क्या हो गया? दूरी। उसी मॉडुलस ऑफ ओपी को सीधे ओपी भी लिख सकते हो, ऐसे भी। एरो का साइन जब भी हटा देंगे तो यह ओ से पी तक के दूरी को ही नहीं इंडिकेट करेगा। एरो देते हैं तो ये वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो मॉडुलस मतलब ओ से पी तक की दूरी, या तो ऐसे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। और ओ से पी तक का दूरी तुम जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओरिजिन का नियामक 0 0 होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से काम करोगे तो x - 0 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x नियामक के अंतर का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़े थे 11th में, y नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस z नियामक के अंतर का स्क्वायर से करोगे तो यही निकलेगा, कहीं निकलेगा। इसीलिए मॉडुलस ऐसा होता है, कारण कि तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ओरिजिन का नियामक तो 0 0 0 ना होता है बुआ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी का दूरी निकालो ना, तो ओपी का दूरी तुम्हारा यही निकलेगा। देखो तो x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y - 0 y स्क्वायर, z - 0 जेड स्क्वायर, रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। इसीलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं। तो ये सब छोड़ो, तुम डायरेक्ट फार्मूला के रूप में इसको याद रखो। तुम डायरेक्ट फार्मूला के रूप में इसको याद रखोगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा कि आज से जब भी कोई तुमको 3 डायमेंशनल वेक्टर दे दे, कहे कि मॉडुलस निकालिए, तो खटक से रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुना। जैसे कोई दे दिया आर वेक्टर बराबर, ध्यान से देखना, 3i प्लस 2j प्लस 4k, इसका मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस निकालिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 4 29, रूट अंडर 29 हो गया इसका मॉडुलस। क्या क्लियर है? हम जो बोले हैं समझ में आ रहा है? तो मॉडुलस निकालना तुम लोग सीख गए। अगर इसमें सिर्फ इतना ही रहता तो इतना ही लिखते, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, सिर्फ ही रहता 3i प्लस के रहता, तो 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर बनता रूट 10 हो जाता। यानी आई, क्योंकि यहाँ जे का गुणांक 0 हो गया है बुआ। जो चीज नहीं रहे मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। क्लियर है?
तो आज से तुमको मॉडुलस निकालने आ गया, हमको अब एकदम क्लियर हो चुका कि अब जब भी कोई कहेगा मॉडुलस निकालिए 3 डायमेंशनल वेक्टर का, तो तुम फटाक से निकाल दोगे और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन सब खूब मिलेगा एग्जाम में। तो रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। क्लियर है? एक बात और करने का मन कर रहा है जो तुम लोग पढ़ाए हुए हैं। अगर कोई पूछेगा कि ओपी कैप क्या होगा, क्या तुम समझते हो? यूनिट वेक्टर पढ़े हो पिछले क्लास में जस्ट, यानी ओपी के तरफ का इकाई सदिश निकालिए, उसी को ओपी कैप लिखे हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी, यानी ओपी वेक्टर के तरफ का यूनिट वेक्टर निकालिए, इकाई सदिश, उसी को ओपी कैप लिखते हैं। यूनिट वेक्टर को कैप से इंडिकेट करते हैं या हेड से, तुम जानते ही हो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला दिए थे पिछले क्लास में, तुम लोग को याद होगा कि किसी भी वेक्टर में उसके मॉडुलस से अगर भाग दोगे तो उस वेक्टर के तरफ यानी अलोंग का यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। किसी भी वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग दोगे तो उस वेक्टर के तरफ का यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ओपी कैप निकालना है, ओपी के तरफ का यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे? ओपी वेक्टर में उसके मॉडुलस से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, मॉडुलस ऑफ ओपी से। वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। इस प्रकार से ओपी वेक्टर हम लोग को पता ही है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाई मॉडुलस ऑफ ओपी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही हमारा ओपी कैप को सजा के लिखना होगा, तो इसको लिख सकते हैं ओपी कैप इज इक्वल टू, अलग अलग कर देते हैं, तो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कि ऐसे भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं। क्या क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर तुम लोग को निकालने आ गया। जब भी कोई आपसे पूछे कि यूनिट वेक्टर निकालिए तो उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग दे देना, तो यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? हम एक चीज और बताए थे कि आई में या तो कैप भी दे सकते हैं या आई के ऊपर एरो साइन, दोनों बराबर है। एरो भी देते हैं तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कैप देंगे तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी कोई भी दूसरा आई जे के अलावा वेक्टर होगा तो वहां कैप पे चलेगा, एरो नहीं चलेगा। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से दिखाते हैं, एरो से नहीं। क्लियर है? ऐसे ऐसे सिर्फ आई जे के लिए फैसिलिटी है। तो हम जो बोले वो समझ में आ गया, तो तुम लोग को यूनिट वेक्टर भी निकालने आ गया। तो यहाँ जो डिस्कस इतना किए हैं बुआ, ये सब समझ में आ गया है। अभी बहुत बोलना है, अभी पोजीशन वेक्टर पे इतना हम बात कर रहे हैं अभी, और इस पर बहुत रंग बिरंग का काम सब करना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर ये है। तो अभी जो हम समझाए हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर तुम लोग समझ गया है। क्लियर है? 3 डायमेंशनल वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो समझ गया है, और किसी भी वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो तुम लोग समझ चुके हो। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो कल जो है जस्ट इसी के आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद का ही कहानी कल हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे की कहानी से बताऊंगा, रंग बिरंग का कहानी सब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात से वो भी करना है। क्लियर है? जो हम लोग कल करेंगे। तो आज इतना ही रहने दो। मेरे तरफ से सभी बच्चे को बहुत बहुत प्यार, और सभी के माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम।